आज की ये जो वीडियो है सिर्फ आप बच्चों की डिमांड पर है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो सेकंड बुक है उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम काफ़ी नियर आते जा रहे हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड बुक जो पॉलिटिकल साइंस की है ना, उसके शुरुआती 3 चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले में प्रोवाइड कराने वाला हूँ विद प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इस वाले के अंदर 1 मार्क वाले क्वेश्चन क्यों नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के मैंने फर्स्ट और सेकंड बुक के जो 1 मार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, दोनों ही आराम से मिल जाएगी और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड कर दी गई है। और बात रही आपकी फर्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर की, तो वो तो मैंने अपने स्पेशली जो हैंड रिटन नोट्स है जिन्हें मैं बच्चों को कोचिंग में प्रोवाइड करवाता था वो मैंने आपके लिए फ्री में अपलोड कर दी है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने का, तो आप आराम से कर लेना बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। अगर बात की जाए स्टार्टिंग के सेकंड बुक के 3 चैप्टरों की, तो पहला है राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी और तीसरा है समानता यानी कि इक्वालिटी। तो बच्चों आपको एक चीज ये समझना जरूरी है, जो आपकी फर्स्ट बुक है ना वो काफी डीप है, यानी उसके अंदर आपको क्वेश्चन की समझ भी काफी डीप तरीके से पता होना जरूरी है। वहीं अगर कंपेयर करें आपकी सेकंड बुक को तो ये काफी लिमिटेड है। इफ अगर आप हर एक चैप्टर के कुछ टॉपिक भी पढ़ जाते हो तब भी आपका काम आसानी से हो सकता है। बस ये है कि अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा लाइक कमेंट शेयर करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत की आपको प्रासंगिकता बतानी है, यानी कि उसकी रेलेवेंस बतानी है कि आज के समय में क्या ये एग्जिस्ट करती है। तो ये काफी सिंपल सी बात है, जी हाँ करती है, कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वह विभिन्न अवधारणाओं और समीकरणों को सूत्रबद्ध करता है। इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी रहा है। और बात करें इसके अगर आधुनिक की, तो इसके अंदर ना केवल राज्य और सरकार का अध्ययन शामिल है, बल्कि इसके अंदर शक्ति, वैधता, राजनीतिक संस्कृति, विकास, संचार और साथ ही मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। और इसी कारण इसकी प्रासंगिकता भी देखने को मिलती है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और वहीं बात करें राजनीतिक सिद्धांत के विशेष क्षेत्र की, यानी कि इसके स्कोप के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है कि समाज के संगठन का अध्ययन करता है, साथ ही सरकार को उसकी आवश्यकता और सर्वश्रेष्ठ सरकार पर विचार करने पर भी बल देता है। इसके अंदर आप स्वतंत्रता, समानता, कानून का भी अध्ययन करते हो और साथ ही नागरिकों को, सरकार को अधिक लोकतांत्रिक यानी कि एक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए प्रत्येक समस्या का जो समाधान है वो एक लॉजिकल तरीके से यानी कि एक तर्क संगत आधार पर करने का भी प्रशिक्षण राजनीतिक सिद्धांत देता है। तो इसलिए इसका जो विशेष क्षेत्र हो जाता है वो काफी जरूरी, और ये जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम के अंदर 4 नंबर में पूछा जरूर जा सकता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल भी गलती ना कर सको। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्श सिद्धांतों के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्श सिद्धांतों की जो उत्पत्ति है ना, उनका विकास कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इनका जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है ना वो एंशियंट टाइम से यानी प्राचीन काल से लेकर आज तक के विभिन्न विचारकों के योगदान से कायम रह पाया। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, जो कि एक फेमस फिलोसोफर रह चुके हैं। प्लेटो का जो शिष्य था वो अरस्तु ही था, ठीक है, ये आप याद रखना। तो इन्होंने प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में लोकतंत्र तथा राजतंत्र पर विचार दिए थे। उसी समय जब मॉडर्न की टाइम बात आती है तो रूसों ने यह प्रमाण किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का एक मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, और उसने अपनी पुस्तक जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जनता की शक्ति पर समर्थन भी किया था। उसी तरह अगर बात करें कार्ल मार्क्स की, तो ये भी एक फिलोसोफर रह चुके हैं बड़े, तो इन्होंने स्वतंत्रता तथा समानता दोनों को निर्णायक और महत्वपूर्ण घोषित किया था। और वहीं बात करें अपने राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में, तो देश के कहे जाने वाले महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में जो वास्तविक स्वतंत्रता है ना उसके स्वराज के अर्थ का वर्णन किया था। संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जातियों का अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा तथा उनके हितों की रक्षा के ऊपर बल दिया, और उनके विचारों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना यानी कि जो प्रेम्बल है ना उसके अंदर समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा आदि के विचारों को सम्मिलित किया गया था।
और इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वह स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र का जो निर्माण करता है ना, वह ना केवल एक दिन में बल्कि एक लंबे समय के विकास का परिणाम रह चुका है, जिसमें विश्व के विभिन्न भागों से राजनीतिक विचारों का योगदान भी शामिल रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बात की गई है कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है और हमें इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, निम्नलिखित कारण है इसके, जैसे कि इसमें होता क्या है कि स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय, लोकतंत्र जैसी धर्मनिरपेक्ष अवधारणाओं को इसमें वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और इनके विचारों और नीतियों के विषय में जानकारी प्रदान करना, ताकि सामाजिक जीवन और संविधान को आकार प्राप्त हो सके। साथ ही यह कानून का शासन, अधिकार, कर्तव्य और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों का अध्ययन करता है, ताकि जांच पड़ताल अच्छे तरीके से की जा सके और नीतियां कहां तक उचित है इसका पता लगाया जा सके। यह रूसो के, मार्क्स के, गांधी के तथा अन्य विचारकों का भी अध्ययन करता है और उनके विचारों की तर्कशीलता के आधार पर जांच पड़ताल करता है, ताकि निष्कर्ष पर उन विचारों की प्रासंगिकता की जानकारी दी जा सके। और इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न विषयों का अध्ययन कर हम कई प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे जीवन में काफी लाभदायक भी साबित होती है। हम इतिहास को इसलिए तो पढ़ते हैं ताकि प्रेजेंट में रहकर एक फ्यूचर की प्लानिंग को, यानी कि नीतियों को बना सके, उनका निर्माण कर सके। इसलिए इन चीजों का अध्ययन हम जैसे लोगों के लिए काफी आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों के, राजनीतिक सिद्धांत को किस प्रकार से व्यवहार में लाया जा सकता है। एग्जाम में 2 और 4 में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि को व्यवहार में लाने के लिए कई प्रकार की इसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन सिद्धांतों की जो परिभाषा यानी जो डेफिनेशन होती है ना, वो काफी अलग अलग होती है। जैसे कि यह गणित की तरह नहीं है जिसके अंदर हम ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज वर्ग की तरह एक परिभाषा दे दे। नहीं, राजनीतिक सिद्धांत को भिन्न भिन्न विचारकों के द्वारा भिन्न भिन्न संदर्भ में भिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। प्रतिदिन हम कभी समानता के नाम पे सभी को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहते हैं, तो कभी जो वृद्ध लोग हैं उनकी मदद के लिए उन्हें विशेष व्यवहार की अनुमति देते हैं। तो समानता का मतलब ये नहीं है कि आप सभी एक लाइन में खड़े हो जाए। यहां पर आपको एक चीज समझने पड़ेगी, जो लोग हमसे ज्यादा जरूरतमंद है उनको हमें स्पेशल फैसिलिटी देना जरूरी हो जाता है। आपने बसों में, मेट्रो में ये जरूर देखा होगा कि जो आपसे जरूरतमंद है उन्हें आप सीट पहले प्रोवाइड कराए। तो समानता तो सभी के लिए सीट, लेकिन जिन्हें ज्यादा नीड है उनको आप पहले प्रेफरेंस देना चाहेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए हमें अलग अलग स्तरों से गुजरना पड़ता है। तो इसी प्रकार समानता तथा अन्य सिद्धांतों की व्याख्या जो है वह विभिन्न प्रसंगों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। आई होप कि आप इसके बारे में भी अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्रता से क्या आशय है। क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी के अंदर जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होते हैं उसमें से लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बाहरी प्रतिबंध है ना, उनका हमारे पे अभाव हो, यानी कि कमी हो। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावना को विकसित करना, ताकि व्यक्ति की रचनात्मकता यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी क्षमताओं का विकास हो सके। तो वह हमारी नजर में स्वतंत्रता होती है। एक आसान भाषा के अंदर कि आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो ना हो। आप एक ऐसे देश के नागरिक हो जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा देखने को मिलती हो। अगर वहां पे तानाशाह होगा तो आपकी स्वतंत्रता भी क्या होगी, संकुचित होगी, यानी कि काफी नैरो होगी और आपके ऊपर प्रतिबंधों की ज्यादा भरमार देखने को मिलेगी। लेकिन भारत के अंदर क्या है, लोकतंत्र है। तो इसलिए व्यक्ति आजाद है बोलने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। अब बात करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बारे में। तो इन दोनों के बीच में गहरा संबंध है, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब राष्ट्रीय देश स्वतंत्र होगा। इसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे अगर बात करें एक नेशनल लेवल की, तो किसी बाहरी शक्तियों का अगर नियंत्रण होता है किसी देश के ऊपर, तो सही मायने में वहां का जो व्यक्ति होता है ना, वह आजाद नहीं कहलाता। जैसे भारत जो था 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम था, यानी उपनिवेश था। किसका? ब्रिटिशरों का। तो जब देश गुलाम होगा तो उसके नागरिक भी गुलाम ही कहलाएंगे। लेकिन 1935 में एक कानून बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उसके अंदर कमी फिर भी यह थी कि जो वास्तविक शक्ति होगी ना, वह अंग्रेजों के पास ही होगी। यानी जो भी काम करवाए जाएंगे वो अंग्रेजों के हुक्म से ही करवाए जाएंगे। और साथ ही भारतीयों के साथ भेदभाव पूर्ण से नीतियां अपनाई गई थी।
तो इसलिए व्यक्ति उस समय भी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सके थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान का जब निर्माण करवाया गया तो लोगों को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार प्राप्त हुए और इस प्रकार बच्चों व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता राष्ट्र से ही संभव हो सकी। और हमें यह पता चलता है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो काफी डीप है यानी कि गहरा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वतंत्रता की आपको नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, या यूं कहा जाए नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंट बताना है। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता, इससे अभिप्राय क्या है कि बाहरी प्रतिबंधों के अभाव से है। और वहीं दूसरी तरफ जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उससे अभिप्राय यह है कि स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त होना। नकारात्मक स्वतंत्रता में होता क्या है कि इसके अंदर हमें ऐसा क्षेत्र देखने को मिलता है जहां पर व्यक्ति जो है वह अनुउल्लंघनीय होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। वहां पर कानूनों का दबाव रहता है और उसी के अंदर व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति जो है वह कुछ भी कर सकता है जो कि मानव की प्रकृति और उसकी गरिमा के लिए आवश्यक भी है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सकता जो कि कानून के दायरे के बाहर आते हो। नकारात्मक स्वतंत्रता का क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति स्वामी होता है यानी खुद ही लीडर होता है और इसका तर्क यह स्पष्ट होता है कि वह क्या करने से मुक्त है। वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ करने की स्वतंत्रता होती है और इसका संबंध जो होता है वो व्यक्ति और उसके समाज के संबंधों की प्रकृति और उसकी स्थिति से ही प्राप्त होता है या जुड़ा हुआ होता है। और लास्ट है कि सकारात्मक स्वतंत्रता केवल समाज में ही रहकर प्राप्त की जा सकती है, समाज से बाहर इसे प्राप्त करना मुमकिन नहीं। और वहीं नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वह बाहरी प्रतिबंधों के अभाव से, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में कर ही लिया था। तो कुछ इस प्रकार का अंतर इसके अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन 2, 4, 6 किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या अर्थ है। तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आई होप कि आपको पहले से पता भी होगा। तो काफी इजी सा इसका आंसर है। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जो है अपने विचारों को, जो उसके अंदर थॉट है, मौखिक रूप से यानी कि बोलकर या फिर पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख के माध्यम से व्यक्त कर सके, उसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। क्योंकि हम सब भारत देश के नागरिक हैं और संविधान के द्वारा हमें कुछ राइट्स यानी कि अधिकार दिए गए जिनका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते ही रहते हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि हम किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो कानून हमें इसकी सजा भी देता है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर ये 1, 2, 4, 6 किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो 6 नंबर में ही याद रखना है ताकि आपके पास शब्दों की सीमा खत्म ना हो जाए। जिसमें बात की गई है जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि के सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में शुरुआत से लेकर एंड तक, ताकि आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ना फेस करनी पड़ जाए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो क्या बात की गई है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध या यूं कहा जाए अपनी पुस्तक जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, उसमें हानि के सिद्धांत की व्याख्या की थी। एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन लिबर्टी किसने लिखी थी। तो इनकी ऑन लिबर्टी में हानि के सिद्धांत की व्याख्या जो है वो निम्नलिखित रूप से की गई है। जैसे कि यह सिद्धांत कहता है कि किसी के कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता जो लक्ष्य है वो है आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी को हानि से बचाना हो सकता है। और इसी आधार पर इन्होंने व्यक्ति के कार्य को 2 भागों में बांटा था। पहला जो था वो था स्वयं संबंध और दूसरा जो था वो था पर संबंध। तो स्वयं से आपको पता चलता है, यहां पर बात होगी एक की यानी कि इंडिविजुअल की। जैसे कि स्वयं संबंध कार्य वह होते हैं जिनका जो प्रभाव है ना केवल अपने पर ही पड़ता है, लेकिन पर संबंध कार्य का प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है। मिल के अनुसार श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और इन कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। व्यक्ति जो है वो इच्छा के अनुसार जैसे चाहे इन स्वयं संबंध कार्य को कर सकता है। लेकिन इसके अपोजिट जो दूसरा है पर संबंध कार्य, इसमें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अन्य व्यक्तियों को भी हानि हो सकती है। जैसे कि
इन्होंने बात की है कि प्रतिबंध कब लगाने चाहिए। फर्स्ट में बात की गई है अगर पर संबंध कार्यों से हानि गंभीर हो तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और दूसरे में बात करते हैं अगर पर संबंध कार्य से हानि छोटी मोटी हो तो कानून के स्थान पर सामाजिक स्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिए, यानी कि इतना बड़ा इश्यू नहीं बनना चाहिए, उसे एक सोसाइटी में रहकर निपटारा उसका कर लेना चाहिए। वहीं बात करते हैं तीसरे पॉइंट में कि साधारण व्यक्ति को सहनशीलता के साथ अन्य लोगों की जीवन शैली, रहन सहन, वेशभूषा आदि को सहन करना चाहिए, यानी कि कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर इससे लोगों को खतरा हो, घृणा का प्रचार हो या फिर गंभीर क्षति हो तो प्रतिबंध लगा देने चाहिए। प्रतिबंध इतने कठोर नहीं होने चाहिए कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है तो उसको कठोर दंड देने की बजाय उसके आवागमन पर रोक लगाना या फिर उसके द्वारा सभी आयोजित करने के जो अधिकार है उनको कम कर देना चाहिए। तो इस आधार पर इन्होंने प्रतिबंध को परिभाषित किया है कि कब कब कौन सी सिचुएशन में पर संबंध कार्य में प्रतिबंध लगाने चाहिए। अभी ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होता। इस सिद्धांत की यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल के सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी। जैसे कि साधारणतः व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटना संभव नहीं है। व्यक्ति का कोई भी कार्य स्वयं संबंध नहीं हो सकता। उसके हर कार्य, वेशभूषा, खान पान, विवाह आदि का अन्य लोगों पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए मिल की स्वतंत्रता के हानि के सिद्धांत को खोखली स्वतंत्रता का भी नाम दिया गया था। तो ये सब बातें मिल के सिद्धांत की आलोचना में की गई थी। और हर बार ऐसी होता है जब कोई अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है तो ऐसा नहीं हो कि उसकी आलोचना ना हो, कोई ना कोई आलोचना किसी भी बड़े से बड़े फिलोसोफर की निकल ही जाती है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि आपके अपने चैनल क्विक प्रेप का एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर 950 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि पीडीएफ के लिए आपको इधर उधर सवाल पूछने की नीड नहीं होगी। वहां पर मैं बिना बोले ही सभी लेसन के पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। इसकी भी आपको पीडीएफ जल्द ही देखने को मिल जाएगी और अपडेट भी देता रहता हूं कि अगली वीडियो कब आने वाली है, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे, किस क्लास की आने वाली है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समानता का आपको अर्थ समझाते हुए यह बताना है कि समानता हमारे लिए महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंस क्यों है। एग्जाम में या 2 और 4 में से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या बात की गई है कि समानता से अभिप्राय यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वह जन्म पर या फिर सामाजिक परिस्थिति से निर्धारित नहीं होना चाहिए। जन्म का मतलब यह है कि प्राचीन टाइम में जैसे वर्ण व्यवस्था होती थी तो जन्म के आधार पे वो बटी हुई थी। अगर कोई ब्राह्मण जाति में पैदा होता था तो उसे समाज में अपने आप ही उच्च स्थान प्राप्त हो जाता था, और वहीं कोई शूद्र में पैदा होता था तो उसे अपने आप ही समाज के सबसे निम्न दर्जा प्राप्त हो जाता था। और वहीं बात करें सामाजिक परिस्थिति की कि जहां पर काला गोरा, अमीर गरीब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, तो समानता हमें ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। सभी को इक्वल तरीके से मिलनी चाहिए और जो विशेष अवसर प्राप्त होते हैं वह हर किसी की दशा को देख के दिए जाने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आरक्षण हो गया, जो कि पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जनजाति जातियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, इन सबको प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि समाज के अंदर इनको थोड़ा विशेष अवसर प्रदान करके इनके स्तर को ऊंचा किया जा सके। अब बात करते हैं समानता महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। तो इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं। जैसे कि समानता का जो सिद्धांत है ना वह एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में सदा से ही मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। सभी धर्मों में मनुष्य को समान दर्जा प्राप्त यानी कि समान माना गया है। राजनीतिक आदर्श के रूप में भी समानता को स्वीकार किया गया है, जिसके अंदर सार्वभौमिक मानवाधिकार जिसे हम 18+ से जिसे आज के समय हर लोगों को प्राप्त है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको प्राप्त है। या फिर मानव के प्रति जो अपराध है, इन जैसी अवधारणाओं के पीछे जो हाथ होता है वो समानता का ही होता है। एक उदाहरण के तौर पे फ्रांसीसी क्रांति के समय जो कि 1789 में हुई थी, सामंतों, अभिजात वर्ग और राजशाही के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था ना, उसके दौरान समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा दिया गया था। आधुनिक युग के अंदर भी समानता को अनेक देशों के संविधानों में और कानूनों में शामिल किया गया है, और इस आधार पे यह स्पष्ट होता है कि समानता जो है ना वह आदर्श मानव समाज में महत्वपूर्ण है और यह समाज में एग्जिस्ट यानी कि विद्यमान भी है। ठीक है, तो ये था
समानता का अर्थ और हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस। आई होप कि आप इसके बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि असमानता के ऊपर मार्क्स के क्या विचार थे, उन्हें आपको बताना है। तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कार्ल मार्क्स के बारे में जानते ही हैं, जो कि एक महान दार्शनिक यानी कि फेमस फिलोसोफर रह चुके हैं। तो देखिए इन्होंने असमानता के ऊपर क्या विचार व्यक्त किए। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि असमानता का मुख्य कारण जो है वह आर्थिक संसाधन जैसे कि जल, जंगल, जमीन आदि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व, और इस निजी स्वामित्व के परिणाम ही जो मालिक है ना वह आर्थिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति पर भी अपना नियंत्रण कर लेते हैं। इस प्रकार राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करते हैं। तो इसी कारण मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक समानता विशेषाधिकार को बढ़ावा देती है, और वे मानते हैं कि आर्थिक समानता को समाप्त करने के लिए जो संसाधन है ना उनके ऊपर राज्यों का नियंत्रण होना जरूरी है। अगर वह प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं तो होगा क्या कि जो धनी व्यक्ति हैं वह सभी अपना राइट्स हर एक संसाधन पे कब्जा कर लेंगे, और जो निम्न यानी कि गरीब तबके के लोग हैं वह संसाधनों से अछूत रह जाएंगे। तो इसलिए राज्यों का नियंत्रण आर्थिक संसाधनों पर होना जरूरी है, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बात की गई है समानता के आपको 3 आयाम यानी कि कंपोनेंट के बारे में व्याख्या करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये सेपरेट तरीके से आपसे 2 नंबर और 4 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको आयाम बताने पड़ेंगे। तो इसके 3 आयाम हैं, जैसे कि पहला है राजनीतिक समानता, दूसरा है सामाजिक समानता और तीसरा है आर्थिक समानता। अगर एग्जाम के अंदर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं कि राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं, या फिर सामाजिक आर्थिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता होना जरूरी है बच्चों। तो इसीलिए मैंने सभी को एक एक करके एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक समानता के बारे में। तो इसमें होता क्या है, प्रजातंत्र में सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है। उन्हें कई प्रकार के अधिकार जैसे कि मत देने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, और इन प्रकार के अधिकारों को संविधान और साथ ही कानून द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। राजनीतिक समानता एक न्यायपूर्ण समाज के गठन के लिए भी आवश्यक मानी जाती है। और वहीं बात करें सामाजिक समानता की, तो राजनीतिक समानता के साथ बच्चों सामाजिक और आर्थिक समानता का होना भी आवश्यक माना जाता है। इसमें होता यह है कि समाज में सभी वर्गों तथा लोगों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, उनमें से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सभी के पास पर्याप्त सुविधा जैसे कि शिक्षा पाने के अवसर और न्यूनतम यानी कि जो बेसिक लेवल की नीड्स होती है ना उनकी पूर्ति होनी चाहिए। लिंग, जाति, रंग आदि के आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वहीं लास्ट बात करें आर्थिक समानता की, तो बच्चों राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता का होना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है अपने मत का प्रयोग कभी भी वह उचित प्रकार से नहीं कर सकता, और पूर्ण रूप से जो आर्थिक असमानता है ना उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार के द्वारा कोशिश करके प्रयत्न करके अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है ना उसे जरूर कम किया जा सकता है, और साथ ही जो गरीब व्यक्ति है ना उनके जीवन की जो बेसिक लेवल की नीड्स है ना उनकी उन्हें पूर्ति करवाई जा सके। तो इसी कारण आर्थिक समानता राजनीतिक समानता की सफलता के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो आई होप आप समानता के जो 3 आयाम है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों के बारे में काफी अच्छे से समझ भी चुकेंगे। तो बच्चों ये थे हमारी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक से रिलेटेड शुरुआती 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको सभी अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके बता देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक खास बात, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि पीडीएफ जो है वो वहीं पर ही आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, और इन्वाइट भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो सके बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।